नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का। व्यालोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जय श्री राम। जी दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को प्रधानमंत्री ने बांचा क्या है। मनमोहन सिंह के 2006 के बयान के बाद कांग्रेस के मुस्लिम लीगी मैनिफेस्टो का जो धागा उधेड़ना शुरू किया है नरेंद्र मोदी ने, कांग्रेस के अंदर खलबलाहट बहुत बुरी तरह से मच गई है। और कहते हैं ना कि जब आदमी घबराहट में कोई काम करता है तो उससे अजीब अजीब न जाने कैसे ऐसे काम शुरू हो जाते हैं जिसका कि उसको और ज्यादा नुकसान होना संभावित ही नहीं बल्कि निश्चित हो जाता है। अब देखिए, एक नाम आप सबने सुना होगा, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु इस समय बने हुए हैं। ये वही सैम पित्रोदा हैं जो उनके पिता राजीव गांधी के कभी सलाहकार हुआ करते थे। अमेरिका ज्यादा रहते हैं, नाम भी हिंदी है लेकिन बदल के हो गए हैं सैम पित्रोदा। व्यालोक जी बताएंगे असली नाम इनका क्या है। राहुल के गुरु सैम ने अब ये कहा है, भारतीयों तैयार हो जाओ, अगर गलती से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई या कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में आई तो 50% का टैक्स लगेगा। जरा सोचिए सैम पित्रोदा ने कहा क्या है। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में उत्तराधिकारी टैक्स का कानून है। किसी की मौत पर बच्चों को केवल 55% हिस्सा मिलता है, बाकी 45% सरकार के पास चला जाता है। अमेरिकी कानून सैम पित्रोदा को रोचक और जरूरी लगता है। उनको दुख है कि भारत में ऐसा कानून नहीं है। भारत में मौत पर पूरी संपत्ति बच्चे को मिलती है, उनके बच्चों को मिलती है। इस बात का गम सता रहा है सैम पित्रोदा को और वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर जनता को चर्चा और बहस करनी चाहिए। व्यालोक जी, मुस्लिम लीगी मैनिफेस्टो और उसके बाद कम्युनिस्टों के रॉबिनहुड स्टाइल की घोषणाएं कि संपत्तियों का ये सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने के बाद उसको बांटेंगे, यानी अमीरों से लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे, सो कॉल्ड तरीके से, जिसको कि प्रधानमंत्री ने बहुत कायदे से एड्रेस किया कि मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। और अब ये राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा जी का ये ज्ञान कि 50% संपत्ति पर टैक्स के लिए तैयार हो जाओ, ये क्या है? ये साहब वही हैं जिनके मुताबिक राजीव गांधी अपने कंधे पर लाद के कंप्यूटर इस देश में लाए थे और उस बात का ये लगातार बहुत ज्यादा बखान करते हैं, चर्चा करते हैं। हालांकि राजीव गांधी जब पैदा हुए थे राजनैतिक रूप से, यानी जब अपनी माताजी के मरने के बाद उनको देश पर थोपा गया, और मैं इसमें कहीं भी गुड़ या चीनी नहीं लगाऊंगा क्योंकि उनको थोपा ही गया था। तो जब उनको थोपा गया उसके बहुत पहले इस देश में विप्रो नाम की कंपनी थी, HCL वगैरह ने शुरू कर दिया था। कंप्यूटर वगैरह कोई बहुत अबूझ चीज नहीं थी, लेकिन राजीव जी कैसे कंप्यूटर लाद के लाए वो भगवान ही जाने। ये हैं सैम पित्रोदा, विषधर के गुरु हैं। इससे ज्यादा उनका क्या बखान किया जाए। विषधर के आजकल दो गुरु हैं। एक मणिशंकर अय्यर तो नीच वाले चले गए, पता नहीं कहाँ हैं आजकल। शायद इस बार वो बीजेपी को सचमुच नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं। लेकिन इनके जो दो गुरु हैं, पित्रोदा साहब तो खैर दाढ़ी और बाल काले रंगते हैं, लेकिन एक जो धवल केसी हैं उनका मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, पता नहीं कैसा नाम है। जयराम रमेश जी। तो जयराम रमेश और इन दोनों ने मिलकर जो विषधर को गुरु मंत्र वगैरह दिए हैं उसका परिणाम पूरा देश देख रहा है। आपकी जो बात है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा की रैली में बहुत शानदार बात कही थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था, प्रधानमंत्री अभी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री खेल रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि भाजपा के स्टार प्रचारक, जिस नरेंद्र मोदी को हम लोग जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी 2002 से इस देश के राजनीतिक परिदृश्य पर छाए हुए हैं, इनफैक्ट 2001 से, क्योंकि उनको जितना बदनाम किया गया उससे अधिक नामवर हो चुके थे जब उन्होंने भूकंप से ढहे हुए भुज का पुनर्निर्माण करवाया था। और असल खासियत तभी से हुई और उसके बाद गुजरात मॉडल और तमाम चीजों की बात हुई, लेकिन अर्बन नक्सलियों ने उनके ऊपर बार बार झूठे आरोप लगा के दंगों की चादर उड़ाकर उनको मलिन करने की कोशिश की। लेकिन नरेंद्र मोदी को हम लोग वही जानते हैं। और नरेंद्र मोदी के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि वह हिंदुत्व के बारे में, ही इज नॉट शाई एट ऑल, ही वेयर्स हिंदुत्व ऑन हिज स्लीव्स।
और वह अपने धर्म को लेकर, अपने राष्ट्रवाद को लेकर कभी भी बैकफुट पर नहीं आए, जैसा कि हमारे यहाँ के कुछ लकड़बग्घे बीच बीच में उनको बोलने लगते हैं कि मौलाना हो गए हैं, फलाने हो गए हैं, ढिमाके हो गए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अर्बन नक्सल्स, ये शब्द हैं उनके, कि कांग्रेस अर्बन नक्सल के कब्जे में आ गई है। और ये बिल्कुल सही बात है। आप विषधर के आसपास की टोली देखिए, और जो जेएनयू का एक समूह है जिसमें वह बालक शामिल है जो अभी दिल्ली से चुनाव लड़ रहा है और जिसको बाकायदा सेक्सुअल ऑफेंस के चलते दंडित कर चुका है जेएनयू। मैं उसका नाम कभी भी नहीं लेता हूं सार्वजनिक मंच पर, अभी भी नहीं लूंगा, आप ले सकते हैं, दर्शक जानते हैं उसको। उसके साथ प्रियंका जी का जो अभी दाहिना हाथ बना हुआ है संदीप सिंह, उसके साथ एक पूरी लड़ी जो आई है जेएनयू की, इन लोगों के साथ, और ऊपर से बूढ़ों में जयराम रमेश हैं, मणिशंकर अय्यर हैं, इन लोगों को लगता है कि ये लोग 70 साल पुरानी कोई बकवास ले आएंगे और उसके बाद जनता कहेगी कि वाह क्या खोज कर लाए हो। हालांकि ये एक नया बयान नहीं है और ये करनी भी नहीं है। इन्होंने 1967 और 70 के दशक में इंदिरा गांधी ये कर चुकी हैं। आपातकाल के समय ये सब हो चुका है और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार सावधान कर रहे हैं कि ये अगर आएंगे तो ये वो कर सकते हैं जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है, क्योंकि इनको किसी तरह की न शर्म है न हया है, और अगर इनको नहीं रोका गया तो ये कुछ भी कर गुजरने पर आमादा होते हैं। और इसका प्रमाण है, इतिहास में बाकायदा प्रमाण है। आप कांग्रेसियों के कुकर्म खोलना चाहें, इतने कुकर्म है साहब कि पूरी 7 समझ की मसी भयो, लेखन ही सब बन रहा है, धरती सब कागज भयो। कांग्रेस के कुकर्म न लिखो जाए, आप लिख नहीं सकते हैं। एक तानाशाह ने रातों रात जागकर इस देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया, समाजवादी बना दिया, और अब उसी समाजवाद की अफीम में ये लोग कह रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, काहे का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भाई? मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं अकेले, मैं अपना परिवार छोटा रख रहा हूं, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, और अगर मैंने कुछ संपत्ति अर्जित कर ली तो आप 16-17 बच्चों वाले अब्दुल को बांट देंगे उसको। ये कौन सा न्याय है? और इतना ही नहीं, अब तो ये इनहेरिटेंस लॉ पर पहुंच गए हैं इनके गुरुजी पित्रोदा साहब, कि हमारे पिताजी ने, हमारे बाप दादा ने जो संपत्ति कमाई, उन्होंने कैसे कमाई, कितनी मेहनत की, उससे मतलब नहीं है। अब भैया सबका गिनो और सबको बांट दो। वाह भैया, अजीब न्याय है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से ये तो रॉबिनहुड शैली या डाकू सुल्ताना वाली शैली है कि सो कॉल्ड अमीरों को लूटेंगे और गरीबों में बांट देंगे। ये कम्युनिस्ट छाप एजेंडा साफ साफ दिखाई देता है, उसके साथ मुस्लिम लीगी एजेंडा भी दिखाई देता है। अच्छा, बहुत सारे दर्शकों को बता दें, ये साहब, इनका पूरा नाम है सत्यनारायण गंगाराम पितोद्रा, और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यानी जो विदेश में कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। तो एक चीज, राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, और ये कहा जाता है और समझा जाता है कि कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं उसके बनाने में इनका मेन रोल रहता है। तो व्यालोक जी अब जवानी जमा खर्च की बात अलग हट देते हैं, बेहद गंभीर बात है, बेहद गंभीरता से इसको जरा दर्शकों के सामने रखते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ तौर पर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात लिख दी है। वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जिसको प्रधानमंत्री ने जब नस दबाई तो मनमोहन सिंह से लेके और आज के जितने चवन्नी छाप गिरोहबाज हैं, उनके इकोसिस्टम के लोग हैं, सबको जो मिर्च लगी है कि पूछिए मत। अच्छा, ये मानने में क्या तनिक भी कोई शंका रह जाती है कि सैम पित्रोदा का एक अहम रोल रहा होगा ये जो अभी मैनिफेस्टो बना है 2024 में कांग्रेस का? तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो बात ऑलरेडी लिखी हुई है और सैम पित्रोदा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे ये योजना सामने हो गई, और देखिए अभी सकपका गए हैं। मैं देख रहा था पवन खेड़ा, वो कूद के आ गया सफाई देने कि क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखी, सैम पित्रोदा ने ये बात कही। किसको मूर्ख बना रही है कांग्रेस? जो बात आपके मैनिफेस्टो में लिखी हुई है और उसको बनाने वाले व्यक्तियों में शामिल सैम पित्रोदा ये बात कह रहा है, और राहुल गांधी की नीयत बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। भला हो प्रधानमंत्री का कि उन्होंने इसको पहचाना, पकड़ा और पकड़ के देश के सामने रख दिया है।
तो ये खतरनाक इरादे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें तो वो तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों का नाम भी नहीं लिया है, और मुसलमान उन्होंने लिखा भी नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि शरिया लॉ लागू कर देंगे। लेकिन इस वाक्य का जरा दर्शक मतलब समझें कि इस कांग्रेस हरेक आबादी को, आबादी के किसी भी हिस्से को उसके हिसाब से खाने पीने रहने और धर्म मानने की स्वतंत्रता देगा। अभी ये देश में किस आबादी के किस हिस्से के पास नहीं है? मुझे क्या खाने का मन होता है जो मैं नहीं खा पाता हूं? अब्दुल को क्या खाने का मन होता है जो वो नहीं खा पाता है? और ये खाने की बात जो है अगर कहीं आती है तो वो हिंदुओं की पूज्य गौ माता के संदर्भ में आती है, जिसको ये लोग बाकायदा फेस्टिवल्स के जरिए, बीफ फेस्टिवल्स के जरिए ये नराधम पतित लोग बाकायदा केरल से लेके और जेएनयू की गलियों तक ये लोग बाकायदा उसके समर्थन में उतर चुके हैं। और धर्म मानने की स्वतंत्रता मतलब आप 3 तलाक को खत्म करेंगे, हलाला पर जो हम प्रोग्रेसिव कानून लाना चाहेंगे, भाजपा लाना चाहेगी या नरेंद्र मोदी की सरकार लाना चाहेगी, उसको आप नहीं लाने देंगे। यूनियन सिविल कोड अगर होना चाहेगा तो उसको, यूनिफॉर्म कोड को आप रोकेंगे, 370 को वापस ले आएंगे, यही ना? तो घोषणा पत्र में तो इन्होंने कहीं हिंदू मुसलमान नहीं लिखा है। कितनी अच्छी बात कही है, हरेक संप्रदाय को उसके मुताबिक। भैया अभी किसको छूट नहीं है? अभी किसको दिक्कत है? केवल मुसलमानों के पुरुष वर्ग को है, वरना मुसलमान महिलाओं से जाके पूछिए, वो तो बहुत खुश हैं। उनको तो जहालत से, जिल्लत से, सबसे मुक्ति मिली है। वो तो नरक में है कि कभी मन आया अचानक से तलाक 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 कहा और छोड़ दिया। अभी भी उस समाज में बहुत सुधार की गुंजाइश है। वो पूरी तरह से सामाजिक सुधारों की एक कड़ी लानी पड़ेगी मुसलमानों के बीच। और प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा है जिस पर सारे लोग आमादा हैं, या फिर ये जो इकोसिस्टम बार बार कह रहा है? उन्होंने भी मुसलमानों का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग चाह रहे हैं कि आपका धन लेकर किसको बांटेंगे? उनको बांटेंगे जिनके सबसे अधिक बच्चे हैं, घुसपैठियों को बांटेंगे। तो भाई आज तक तो आप लोग कहते रहे हैं कि नहीं, ये जो जनसंख्या की बात चल रही है ये तो बहुत गलत बात है, मुसलमानों में तो जनसंख्या वृद्धि है ही नहीं, उनके तो बच्चे होते ही नहीं है, उनके तो कम है, उनके तो बहुत सारे सुधार हुए हैं। तो एक तरफ आप वो कहते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं, तीसरी तरफ आपके एक साहब बैठे हुए हैं जो पूरी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी रच रहे हैं, पूरा डिजाइन उनका है। वो जब कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस लॉ को यहां करना चाहिए, उस पर बहस करनी चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? आपका घोषणा पत्र जिसने लिखा है, जिसने बनाया है, वह व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वह हवा में नहीं बोल रहा है। इसका मतलब कि बंद कमरों में आप लोगों ने इस पर चर्चा की है, और इस बार आपका जो घोषणा पत्र है वह पूरा का पूरा शहरी नक्सली प्रभाव वाला है। तो ये बात अच्छा कहां से आई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीगी एजेंडा कहा, उसी समय इन्होंने कांग्रेस ने जो एक चरखाने वाली लुंगी पहन रखी थी और उसके अंदर जो उनका कच्छा और बनियाइन है उसमें खतरनाक इरादे जो पल रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने तो सीधे वो लुंगी सट से खींच लिया एक झटके में, और कांग्रेस नंगी दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री मंगलसूत्र तक गए, और आप देखिए ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो सैम पित्रोदा फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, हालांकि बाल उस कमी को पूरी करते हैं, उनके लंबे जो केश हैं, तो उसमें तिनके ये निकल के आ रहे हैं। और बंद कमरों में, आपने बिल्कुल सही कहा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने वाले व्यक्तियों में शामिल सैम पित्रोदा अगर बाहर आकर ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस का ये खतरनाक प्लान बंद कमरे में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। आपने बात कही ना मैनिफेस्टो की, और आपने ये कहा कि मुसलमान लिखा नहीं है। मैं बताता हूँ, एक पन्ना जो उसमें है जिसमें ये लिखते हैं अल्पसंख्यक, मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, उसकी पहली लाइन जो शुरू होती है व्यालोक जी, वो इस बात से शुरू होती है कि भारत में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। किसको कहना चाह रहे हैं? भारत में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। क्या कांग्रेस हिंदुओं को इस देश में रहने नहीं देना चाहती है? अगर वो ये कह रही है कि बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है,
तो क्या व्यालोक पाठक और अवनीश शर्मा की इस देश में कोई जगह नहीं रहेगी? कांग्रेस आ जाएगी। संपत्ति लेने की बात अलग कह चुके, अब सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि साहब जब्त कर लेंगे, 50% से ज्यादा देंगे नहीं। ये सब उठा के देंगे उन्हीं को जिनके 14 बच्चे हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं। देश की महिलाओं को मंगलसूत्र, सोना, जमाव हुई चीजें वो उठा के अलग से देंगे। यानी कि ये सब करने के बाद हिंदुओं को रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये साफ एजेंडा है उनका। जब ये माइनॉरिटी चैप्टर पूरा लिखा है और शीर्षक के नीचे पहली लाइन यहाँ से शुरू होती है कि भारत में बहुसंख्यक की जगह नहीं है, तो यानी बहुसंख्यकों की भी कोई जगह नहीं है। तो ये खतरनाक प्लान अचानक जब लोग मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी ने फर्स्ट फेज के पोलिंग के बाद अचानक ये कौन सा गियर लगा दिया, ये गियर नहीं लगा दिया, ये कांग्रेस के तन पर अब्दुल नाम के उस चारखाने लुंगी को सटाक से खींच लिया और कांग्रेस नंगी हुई पड़ी है, इधर कूद रही है, उधर कूद रही है। और मैं तो कहूंगा कि सैम पित्रोदा साहब, आपके मुंह में घी, शक्कर और जो भी खाते हो, मलाई वलाई खाते हो, तो वो भी ले लीजिए। कांग्रेस पूरी तरीके से अपने खतरनाक एजेंडे में बेनकाब हो गई है। वैलोक जी, बिल्कुल पूरी तरह से बेनकाब है। और दिक्कत यह है कि कांग्रेस के कुकर्मों का पता अब चलना शुरू हुआ है। कांग्रेस के कुकर्म इतने सारे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं, स्वामीनाथन अय्यर एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं इस देश के, और शायद मणिशंकर अय्यर के कुछ हैं भी, भाई हैं बड़े या कुछ, पता नहीं। उन्होंने बाकायदा बताया है रेफरेंस देकर कि इंदिरा गांधी की सरकार में ये कांड हो चुका है। मतलब 70-80% से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने इनकम टैक्स लगा दी थी। और वो दरअसल काले धन की पूरी संस्कृति पर चर्चा कर रहे थे। लोग टैक्स क्यों बचाना शुरू किए उस पर चर्चा कर रहे थे, और उन्होंने तब ये बात कही है। इसको गूगल करेंगे, वो आर्टिकल उनका मिल जाएगा। आपातकाल के दौरान ये किया है। और इसको कोई भी दर्शक गूगल करेंगे तो स्वामीनाथन अय्यर ने कल परसों में ये बयान दिया है, वो मिल जाएगा। तो ये कर चुके हैं और ये करने से हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि इनको इस देश से मतलब नहीं है। इन्होंने हज यात्रियों को जो सब्सिडी दी वो तो दी भाई साहब, 2200 रियाल ये पॉकेट खर्च देते थे, वो किसका होता था? और अगर वो बात मैं कह दूं, आप कह दूं, तो आप और मैं बहुसंख्यकवादी हो गए, हम लोग अल्पसंख्यकों, हम लोग इस्लामोफोबिक हो गए। वो तो भला हो। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से हिंदुत्व को आगे बढ़ा के या बिना शर्माए वो अपना रहे हैं, इस वजह से आज एकाध सरकारें लोगों को तीर्थ यात्रा करवा रही हैं। वरना इस देश में किसने सोचा था? और आप हज के लिए 2200 रियाल दे रहे हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा आप हज यात्री भेजते थे। 2200 रियाल यानी करीबन 80,000 रुपए। उसको आप 1.5 लाख से गुणा कीजिए। आपने कितने वर्षों तक ये संपत्ति लुटाई है? किसका था ये? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा। जी जी जी, कंप्लीट करें अपनी बात। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के बयान को लेकर अगर कोई आश्चर्यचकित है, कोई अगर बहुत खलबलाया हुआ हिंदू है जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए था, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, तो वो लोग अपने अपने घरों में विश्राम करें। प्रधानमंत्री ने जो कहा है बहुत कम कहा है और बिल्कुल सही समय पर कहा है, और ये उनको कहना ही चाहिए, क्योंकि वह हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगर वह इस देश की समस्याओं को एड्रेस नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सैम पित्रोदा थोड़े ना करेगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं, सैम पित्रोदा तो अपने एजेंडे को एड्रेस कर ही रहे हैं। उन्होंने एजेंडे को और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने तो कहा कि राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और किस तरीके से साथ है, वो खतरनाक एजेंडा भी सैम पित्रोदा जैसे लोगों ने बता दिया है। बहरहाल, आपने बात किया ना कि कर चुके हैं, अरे ये बिल्कुल कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे तीसरे टर्म में। संविधान आपने कितनी बार बदला है? कर्नाटका में अभी जहां इनकी सरकार बन गई, उन्होंने आते ही सबसे पहले काम क्या किया? मंदिरों की कमाई पर टैक्स लगाया। और वो टैक्स का पैसा कहां जाएगा, ये सबको पता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही जगह कहा है। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, कांग्रेस ने जो 4 खाने छाप अब्दुल की लुंगी अपने बदन पर लपेट रखा था, मैनिफेस्टो, उसके अंदर कच्छे और बनियाइन के रूप में कच्चा बनियाइन गिरोह जिस तरीके से डकैती डालता था, वही शैली कांग्रेस बिल्कुल 24 के अपने मैनिफेस्टो में करके रखा। भला हो, यह देश धन्यवाद देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि एक झटके में उस अब्दुल छाप लुंगी को प्रधानमंत्री ने
कांग्रेस के तन से खींच लिया है और अब कांग्रेस पूरी तरह से नंगी घूम रही है, सफाइयां दे रही है। लेकिन कांग्रेस को यह बताना पड़ेगा कि विपक्ष में रहने के बाद अगर उसकी इतनी हैसियत और हिम्मत है कि वो इस देश के हिंदुओं को इस तरीके से प्रताड़ित करने के खतरनाक इरादे रख रही है, तो सत्ता में आने के बाद वो क्या कर सकती है ये भी बताए। और शायद यही वजह है कि सत्ता में अब उसका आना दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। गहलोत जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जहां कहीं भी अगले फेज के हमारे दर्शक जिनको अगले फेज की वोटिंग करनी है 26 तारीख को, घरों से निकलिए, मतदान जरूर करिए। अब्दुल किलुंगी कांग्रेस के तन से प्रधानमंत्री ने खींची है, ईवीएम पर जाके उसे और मजबूत करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आप सभी को प्रणाम। गहलोत जी, आपको भी नमस्कार। जय जय सिया राम। जय श्री राम।